Hello everyone, I hope all of you are doing great. This is CA Sahil Munjal, your GST buddy, back again with a new topic and new chapter, which is, of course, very much relevant for your CA, CS, or CM exam, and definitely in your practical life also. So, last time we discussed about time of supply of goods. Now, GST, what does it stand for? Goods and Services Tax. Now, goods, it's already done. Let's talk about services now. So, now we are talking about time of supply of services. जैसे हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स देखा सेक्शन 12 में काफ़ी सारे हमने सबसेक्शंस देखे. नाउ विल टॉक अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन सेक्शन 13 of the Central Goods and Services Tax Act 2017. So अब गुड्स में हमने क्या देखा था? नॉर्मल सप्लाईज, रिवर्स चार्ज सप्लाईज, देन वाउचर्स, then we talked about residual, and then at the end we talked about interest or late fee or addition in value of supply due to late payment, right? Same categories, literally same categories रहेंगी under time of supply, but of course provisions different होंगे, तभी तो different section है. So let's move to section 13 of the CGST Act, which talks about time of supply of services. Okay, सेक्शन 12 का फर्स्ट सबसेक्शन क्या कहता था कि टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा बेसिस बिलो सबसेक्शंस, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी? लायबिलिटी टू पे टैक्स. सेम सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 कहता है. तो जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी रेड अबाउट. अगर किसी सप्लाई का मेरा टाइम ऑफ सप्लाई इज अराइजिंग लेट्स से 20th April 2026, देन उसकी GST पेमेंट ड्यू कब होगी? थिंक अबाउट इट, लास्ट क्लास पढ़ाया था. सो कोई भी मंथ में अगर मेरी टाइम ऑफ सप्लाई फॉलो हो रही है तो उसकी जो GST लायबिलिटी ड्यू होगी, इट विल बी ड्यू इन दी नेक्स्ट मंथ व्हेन GST 3B विल बी फाइल्ड, विच इज ड्यू ऑन 20th of that स्पेसिफिक मंथ. सो अगर मेरी अप्रैल में कोई भी टाइम ऑफ सप्लाई अराइज हो रही है तो उसकी GST लायबिलिटी की पेमेंट मेरी मई की 20th तक होगी. इसी तरीके से लेट से अगर कोई भी मेरा टाइम ऑफ सप्लाई अराइज है नवंबर में, तो उसकी जो GST लायबिलिटी की पेमेंट होगी वो उस मंथ की 3B विच विल बी ड्यू ऑन 20th December. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. So as I mentioned that section 13 talks about time of supply of services, right? And again subsection 1 it says that the liability to pay tax arises basis the provisions which have been discussed below. Yeah. Now so हमने लास्ट टाइम क्या किया था? नॉर्मल सप्लाईज का पहले डिस्कस किया था. पहले वही पे आते हैं. तो नॉर्मल सप्लाईज के लिए एक बार मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ बिकॉज इट इज़ ईजी टू डिस्कस फ्रॉम चार्ट एंड देन वी विल see what is written in the section. Yeah. So अब नाउ हमने गुड्स के केस में देखा था कि या तो इनवॉइस की इशुएंस डेट या लास्ट डेट जब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, whichever is earlier, right? Now in case of services हमारा क्या होता है? अगेन इनवॉइस इशुएंस विल बी द क्राइटेरिया, बट इसको डिवाइड करते हैं. क्या मेरा इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू हुआ है या नहीं हुआ? वो टाइम लिमिट क्या है डिस्कस करेंगे आराम से. सो अभी क्या मेरा जो इनवॉइस है वो टाइम लिमिट में इशू हुआ या नहीं हुआ? अगर मेरा इनवॉइस टाइम लिमिट में इशू हुआ है तो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस मेरा हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई. अगर मेरा इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुआ देन डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. हमारा गुड्स में क्या क्या था? लास्ट डेट बाय व्हेन द इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड. सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या है? प्रोविजन ऑफ सर्विस. अगर मेरा टाइमली इशू नहीं हुआ इनवॉइस तो देखते हैं. इज इनवॉइस इशूड विद इन टाइम, जो भी टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है? यस. देन उस केस में डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस. ठीक है, ये एक बार हम डिस्कस करते हैं. वही है, पेमेंट से हम कंपेयर करेंगे. ठीक है. अगर मेरा इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुआ देन उस केस में टाइप ऑफ कैसा आएगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. नॉट द लास्ट डेट बाय व्हेन द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड. नो, it is date of provision of service. Okay. And now अब इन दोनों क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारा पता चल गया कि या तो मेरी इनवॉइस इशुएंस डेट होगी या तो मेरी
डेट ऑन विच सर्विसेज आर प्रोविजनड। इन दोनों को अब हम फिर कंपेयर करेंगे किससे, डेट ऑफ पेमेंट से। और डेट ऑफ पेमेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, याद करो याद करो। डेट ऑफ पेमेंट होती है, अब मैं सप्लायर हूँ, मेरे को तो पेमेंट रिसीव होगी, ठीक है। तो डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन माई बैंक अकाउंट, जब मेरे पास पेमेंट आई, और डेट ऑन विच आई हैव रिकॉर्डेड द पेमेंट इन माई बुक्स। सो डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर एंड डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड, सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। सो विच एवर इज अर्लियर, राइट। सो अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है। सो सबसे पहले आई एम सेइंग, मेरा अगर इनवॉइस टाइमली इशू हो गया, फर्स्ट यू नो द बेसिस इज इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम, तो इनवॉइस डेट हो जाएगा। अगर इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम, देन डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, एंड थर्डली डेट ऑफ पेमेंट। ऑफ कोर्स डेट ऑफ पेमेंट में फिर हमारी 3 चीज़ें आ जाती हैं, सॉरी 2 चीज़ें आ जाती हैं डेट ऑफ पेमेंट में। क्रेडिट कब हुआ मेरे बैंक अकाउंट में, या फिर मेरी बुक्स में कब आया, विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर ऑफ दीज 3, ठीक है। ऑफ कोर्स जो मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे क्राइटेरिया है, इनमें से कोई एक ही फॉलो होगा, या तो ऑफ कोर्स इनवॉइस टाइमली इशू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों क्राइटेरिया होंगे, करेक्ट, ओके। एंड जैसे हमने गुड्स में देखा था, अगर इन सब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मेरी टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पाती, ठीक है, उस केस में डेट ऑन विच द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज यू नो booked in the books of accounts, simple. So date of receipt of service in the books of accounts of recipient, ठीक है। ऑल्दो ये हमने आगे जाके देखा था, लेकिन यहाँ पे यहीं पे है, वो हमने रेजिडुअरी सेक्शन एंड वैसे करके देखा था, जस्ट लीव दैट। यहाँ पे हमारा नॉर्मल सप्लाईज में कवर्ड है, वो नॉर्मल सप्लाईज में कवर्ड नहीं था, याद रखो, नॉर्मल सप्लाईज में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नॉर्मल सप्लाईज की बात करी मैंने, सबसे पहले देखेंगे क्या मेरा इन्वॉइस टाइमली इशू हुआ है, क्या मेरा इन्वॉइस टाइमली नहीं इशू हुआ। इफ़ इन्वॉइस इज इशू टाइमली, डेट ऑफ इन्वॉइस इशुएंस डेट ले लो। इफ़ इन्वॉइस इज नॉट इशू टाइमली, देन डेट ले लो ऑन विच सर्विसेज आर रेंडर्ड और प्रोविजन। प्लीज़ रिमेंबर प्रोविजन वर्ड यूज़ है, तो बेटर टू यूज़ डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। एंड इसको फिर कंपेयर करेंगे डेट ऑफ पेमेंट से, क्रेडिट हुआ या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुआ, विच एवर इज अर्लियर। एंड देन अगर इन सब में मेरा डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, देन उस केस में डेट ऑन विच रिसिट ऑफ सर्विसेज बुक्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ रिसिट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, तो मैं तो सप्लायर था ना, रिसिट ऑफ सर्विस, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरी बुक्स में तो कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, ना पेमेंट रिकॉर्ड हुई, ना कुछ भी, मेरे को पता ही नहीं है कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो जब सप्लायर के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे, तो हम रिसिपिएंट के पास पहुंच जाएंगे कि बताओ रिसिपिएंट ने कब बुक करी अपनी बुक्स में, सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने गुड्स में क्या करा था, देयर वाज अ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कौन सी थी, याद करो। सो इट वाज नोटिफिकेशन 66/2017, जिसके अंडर जो ये पेमेंट वाला क्राइटेरिया था इसको रिमूव कर दिया था, जिससे हमने बोला अगर एडवांस रिसीव होगा तो उस केस में मेरे को गुड्स के लिए अगर एडवांस रिसीव होगा तो आई डोंट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन द डेट ऑफ रिसिट ऑफ एडवांस, बट देयर इज नो सच नोटिफिकेशन इन सर्विसेज, एंड दैट्स द कैच। आपका दिमाग कहेगा ओ यार पेमेंट के लिए हमने कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है, ये तो नहीं होगा। ओनली इन केस ऑफ गुड्स, सर्विसेज में पेमेंट कंसिडर होगा, ठीक है। नाउ देयर इज अ प्रोवाइजो, ठीक है। प्रोवाइजो क्या कहते हैं, अच्छा अगर इन सब के बेस पे मैं देखूँ, लेट से मेरे को आज एक एग्जांपल लेते हैं, आज मेरे को पेमेंट रिसीव हो गई किसी चीज़ के लिए, ठीक है, लेट से जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस करते हैं रेंटल सर्विसेज। आप एक पीजी आपने देखा गुड़गांव में, आप गए, आपने कहा भाई मेरे को पीजी रेंट पे लेना है, ठीक है, 3 महीनों के लिए। तो उसने बोला कि आपको ना 1 महीने का जो रेंट है वो एडवांस में देना पड़ेगा, फर्स्ट मंथ का, ठीक है, या हर मंथ आपको एडवांस में देना पड़ेगा। तो आपने आज के आज रेंट पे कर दिया, क्या आपने सर्विसेज ली, अभी तक तो नहीं, अभी तक तो आप उस पीजी में शिफ्ट ही नहीं हुए, सर्विसेज नहीं ली मैंने, ठीक है। इनवॉइस इशू हुआ नहीं हुआ, टाइमली हुआ कब हुआ, छोड़ो, पेमेंट आ गई, टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर कर गया,
जीएसटी पे करना पड़ेगा सप्लायर को, बस बात करता हूँ। हमें मतलब है टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा, पेमेंट आ गई, टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो गया। हाँ ऑफ कोर्स, अगर मेरा इन्वॉइस उससे पहले इशू हो जाता तो हम इन्वॉइस इशुएंस डेट लेते, बट अभी के लिए आई एम अज्यूम कि इन्वॉइस कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। नाउ देयर इज प्रोवाइजो, ठीक है। प्रोवाइजो मैंने आपको बताया था, प्रोवाइजो क्या होता है कि अगर मैं कोई भी सेक्शन में कुछ लिखा है काइंड ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है, उसी की कुछ एक्सेप्शन या उसी की कुछ एक्सप्लेनेशन, ईदर वेज हो सकता है, यूजुअली इट्स एन एक्सेप्शन ओनली और अ कंडीशन, एक्सेप्शन भी नहीं बोलूँगा, कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन बता रहे हैं, तो प्रोवाइजो यूज़ होता है, ठीक है। नाउ द व्हाट द प्रोवाइजो सेज कि अगर मुझे एक्सेस पेमेंट रिसीव हो रही है 1000 की, ठीक है, लेट्स से कि मेरे को आज पेमेंट करनी थी किसी पर्सन, किसी सप्लायर से मैंने कुछ सर्विसेज ली, मेरे को आज उसको पेमेंट करनी थी 20,000 की, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहा 21,000 तो 21,000 ले ले, 1,000 ना अगले महीने के इनवॉइस से एडजस्ट कर दियो। नाउ अब एक्सेस कितना, अच्छा 20,000 की तो मेरे को सर्विसेज मिल गई, उसका टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मली कैलकुलेट होगा, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। नाउ ऑन दैट 1000, इस 1000 का टाइम ऑफ सप्लाई कब अराइज होगा, प्रोविजंस क्या कहते हैं, जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव हो गई टाइम ऑफ सप्लाई अराइज हो गया, करेक्ट, तो आज ही होना चाहिए। बट 1,000 तक की वैल्यू के लिए देयर इज अ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या कहता है कि इस 1,000 की टाइम ऑफ सप्लाई ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लायर, सॉरी सप्लायर वो था, तुम हो सप्लायर, मैं मैं रेसिपिएंट हूँ। सो ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लायर, ये जो 1,000 की मेरी पेमेंट है इसका टाइम ऑफ सप्लाई या तो जिस दिन पेमेंट करी मैंने उस दिन होगा, या फिर जब इस 1,000 के लिए इनवॉइस इशू होगा बाद में, नॉट राइट नाउ, बाद में, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजो फॉर अ पेमेंट रिसीव अप टू 1,000 रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। मेरा आज का जो इनवॉइस था वो सिर्फ 20,000 का था, लेकिन 1,000 की मेरे को एक्सेस पेमेंट रिसीव हो गई, इट इज अप टू, राइट। द सप्लायर कैन चूज, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लायर टू टेक द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड विद रिस्पेक्ट टू सच एक्सेस अमाउंट। अच्छा ये एक्सेस अमाउंट के लिए इनवॉइस तो बाद में इशू होगा ना, आज का इनवॉइस मेरा सिर्फ 20,000 का था, मेरा जो 1,000 एक्स्ट्रा अमाउंट है इसका इनवॉइस मेरा बाद में इशू होगा। तो ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लायर तुम्हारी मर्जी है, या तो जब इसका इनवॉइस इशू होगा तब मान लो टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, और अगर नहीं मानी वो ऑफ कोर्स इस तरीके से वर्डेड है ऑन द डिस्क्रिप्शन, आपके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बाद में हो सकता है। अच्छा अगर आप कह रहे हो बाद में नहीं, तो ऑफ कोर्स आज होगा ना, बिकॉज आज पेमेंट रिसीव हो गई है, मेक सेंस। होप you guys are with me on this, right? So this provision facilitates supplier to defer payment of tax on small amount typically received by him in excess of the invoice amount. छोटे मोटे अमाउंट्स, लेट से 500 रुपये, 1,000 रुपये, अगर छोटे मोटे अमाउंट्स मेरे को एक्सेस में रिसीव हो जाते हैं तो उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी आइडियली इट शुड अराइज ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, बट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लायर दिस टैक्स कैन बी डेफर्ड, डेफर्ड एज इन बाद में हम इसको पोस्टपोन कर देंगे जब इसका इनवॉइस इशू होगा तब तक के लिए। तो एग्जांपल देखते हैं, टेलीफोन कंपनी रिसीव्स 5,000 अगेंस्ट इनवॉइस ऑफ 4,800, इनवॉइस से 48, जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपना जो मोबाइल का बिल होता है, ठीक है, पोस्ट पेड बिल की बात कर रहा हूँ, पोस्ट पेड बिल लेट से आया 560 का, तो हमने क्या किया 600 पे कर दिया, राइट, कि राउंड ऑफ करके पे करते हैं। नाउ अब वो एक्स्ट्रा 40 रुपीज़ जो रिसीव हो गए हैं, तो अब उस 40 का टाइम ऑफ सप्लाई कब रियलाइज होगा, या तो जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई उस दिन, और एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लायर इट कैन बी डेफर्ड when the invoice will be issued in respect of such amount. Very very important is invoice issued in respect of such excess amount. invoice तो मेरा आज भी इशू हो रहा है, invoice मेरा अगले महीने भी इशू होगा, लेकिन इस एक्स्ट्रा अमाउंट की जो मेरी टाइम ऑफ सप्लाई है ये कब अराइज होगी, सो या तो आज राइज होगी जब रिसीव हुआ अमाउंट, या फिर अराइज होगी और इट कैन बी डेफर्ड टू द इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट, जब इस एक्सेस अमाउंट का मेरा इनवॉइस इशू होगा विच विल बी ऑफ कोर्स इन फ्यूचर, ठीक है। सो आई होप दिस वन इज क्वाइट क्लियर नाउ। सो जस्ट टू रिट्रेट, सबसे पहले हम देखेंगे क्या मेरा इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है या नहीं हुआ, टाइमली इशू है डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, टाइमली इशू नहीं हुआ देन डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस,
और इन दोनों को फिर हम ईदर इन दोनों में से कोई एक ही सिचुएशन होगी, देन वी विल कंपेयर इट विद माई डेट ऑफ पेमेंट विच विल क्रेडिट, या बुक्स में कब रिकॉर्ड हुआ, विच एवर इज अर्लियर आउट ऑफ दीज, एंड देन अगर इसमें हम डिटरमाइन, अब सब एज सप्लायर मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा, मेरे पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, इतना घटिया सप्लायर हूँ मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो मैं क्या करूँगा, भाई तू ही बता देना तूने कब रिकॉर्ड करी, मैं तभी टाइम ऑफ सप्लाई बुक कर लूँगा। राइट, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मैं तो फट्टू हूँ, मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू ही बता दे, ठीक है। तो अगर मेरे से कुछ नहीं होगा मैं तेरे पास आ जाऊँगा, सिंपल, ठीक है। अब इन सब में, अच्छा अगर एडवांस रिसीव हो रहा है फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्या उस एडवांस पे मेरा टैक्स जब इनवॉइस इशू होगा तब होगा, इनवॉइस आई एम बाद इशू होगा, एडवांस का मतलब ही है ना कि इनवॉइस बाद में दे रहे हैं, तो मेरे को आज एडवांस आ गया, मेरे को इनवॉइस बाद में आएगा, व्हेन विल द टाइम ऑफ सप्लाई राइज, ऑन द डेट ऑफ रिसिट ऑफ इनवॉइस, जो गुड्स में नहीं होता था, करेक्ट, यू गाइज आर विद मी ऑन दिस, राइट, गुड। एंड 1000 रुपये के लिए आई हैव अ प्रोवाइजो कि अगर मेरी 1000 रुपये तक की एक्सेस अमाउंट है, तो इन दैट केस आई हैव एन ऑप्शन, सॉरी, आई एज एन supplier has an option that he can defer the payment of tax on such excess amount to the date of issuance of invoice with respect to such excess amount, correct? Now, अब जैसे हमने गुड्स में किया था, वी रेड अबाउट टाइम ऑफ, सॉरी, द इनवॉइस इशुएंस, व्हेन द इनवॉइस शुड बी इशूड इन केस ऑफ गुड्स, जैसे हमने उसमें पढ़ा था। सिमिलरली नाउ वी विल रीड अबाउट सर्विसेज, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन कि मेरा जो इनवॉइस है क्या वो टाइमली इशू हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए पहले पता तो करना पड़ेगा ना कि जीएसटी लॉ कहता क्या है, कब टाइमली इशू होगा, करेक्ट। सो yep. So time limit for issuance of invoice in case of supply of services as per section 31. Again, goods का भी section 31 में लिखा हुआ है, services का भी section 31 में लिखा हुआ है, it's just the subsections are different. जब हम पूरा section 31 पढ़ेंगे in the separate chapter, then we'll read about, you know, like subsection wise. अभी के लिए we are just keeping it very simple. Okay. So now, जो मेरा सेक्शन 31 है, सेक्शन 31 कहता है कि मेरा सर्विसेज के केस में जो मेरा इनवॉइस है वो इशू हो जाना चाहिए ऑन डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और आफ्टर, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। जब मेरी सर्विसेज रेंडर हुई हैं, जब मेरी सर्विसेज प्रोवाइड हुई हैं, तब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, और आफ्टर। गुड्स में ऐसा कभी नहीं था, गुड्स में हर जगह बिफोर और एट द टाइम था, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सक्सेसिव पेमेंट, यू नो, इशुएंस ऑफ स्टेटमेंट, दिस दैट, सब कुछ बिफोर। सर्विसेज के केस में व्हेन द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, या तो तब हो जाना चाहिए, और आफ्टर, बट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। बाद में करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट होना चाहिए। नाउ दिस टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड एज 30 days इन जनरल केसेस। देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे 45 डेज है, वो देखते हैं, बट इन जनरल केसेस इट इज़ 30 डेज। मतलब अगर मेरी सर्विसेज आज रेंडर हुई हैं, लेट से 1 महीना हो गया, या फिर नॉर्मली लेट से, यू नो, यू आर इन बिग फोर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर इन बिग फोर एकदम टिप टॉप, ठीक है। तुमने एक तुम्हारे पास क्वेरी आई, जीएसटी की क्वेरी आई, ठीक है। क्लाइंट ने बोला, सर मुझे ये बताओ कि टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा। आप लोग एकदम चौड़े में सेक्शन 13 निकाला, रीड किया, क्लाइंट को बता दिया, सर्विसेज तो आज आपने दे दी, ठीक है। अब इसका इनवॉइस कब इशू होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ, उसको टाइम ऑफ सप्लाई बता दिया, अब आप अपनी सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई बताओ। सो आपके केस में टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मल वही, अगर टाइमली इशू हुआ इनवॉइस तो डेट ऑफ इशूएंस ऑफ इनवॉइस, नहीं हुआ तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, या फिर उसको कंपेयर करेंगे हम डेट ऑफ पेमेंट से। नाउ, अब आज आपने सर्विस दी, इसका जो इनवॉइस है वो विद इन 30 डेज इशू हो जाना चाहिए एज पर जीएसटी लॉ। ओके, कूल। नाउ देयर आर सर्टेन केसेस लाइक बैंकिंग सेक्टर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं, इनके केसेस में दिस लिमिट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड एज 45 डेज, ठीक है। तो 45 डेज में इशू हो जाना चाहिए इनवॉइस, ठीक है। देखते हैं,
So the tax invoice needs to be issued either before the provision of service. Before करो तो एकदम ही बढ़िया है, ठीक है. But if it is not before the provision of service, then it can be afterwards also, but within 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. जिस दिन आपने सर्विसेज सप्लाई करी है उसके 30 डेज में आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए. 45 days in case of insurance, banking, financial institutions, NBFCs, telecom sector is also there. See, telecom companies also there. So insurance, banking, financial institutions, NBFCs, telecom. So there are 5 category: insurance, banking, telecom, financial institution, NBFC. In 5 sectors के केस में it will be 45 days. Oh, sorry, just a small correction. So 4 sectors के केस में insurance, banking, financial institution, NBFC, इन 4 के केस में the time limit is 45 days. ये जो सेकेंड लाइक हमारा प्रोविजन है, दिस इज फॉर सम सेपरेट सप्लाईज जो अभी हम डिस्कस करते हैं. सो जनरली इट इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. 4 सेक्टर्स: बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC. इन 4 के केस में इट इज 45 days from the date of supply of service. Now there are certain distinct person supply. Okay, so distinct person is basically in simple terms I'll say right now, ठीक है. इट्स बेसिकली अच्छा, जीएसटी लॉ में क्या होता है, हर स्टेट में जिस स्टेट में आपका ऑफिस है, हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है. तो पैन जो होता है कंपनी का, पैन पूरे इंडिया लेवल पे पैन एक ही होता है. उसी पैन के अगेंस्ट डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशंस मिलते हैं अलग अलग स्टेट में, बेसिस द स्टेट कोड. हम जीएसटी का फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे, उससे थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है. तो पैन सेम होगा लेकिन जीएसटीएन अलग अलग होंगे, और जीएसटीएन में पैन आता है, ये चीज़ याद रखना बस. जीएसटीएन के बीचों बीच एकदम पैन आता है, इतना याद रखना, ठीक है. तो नाउ जो ये अलग अलग ऑफिस है, कंपनी एक ही है पूरे इंडिया में. लेट्स से रिलायंस लिमिटेड, ठीक है. अगेन रिलायंस लिमिटेड और रिलायंस ऑयल एंड गैस, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. ये दोनों विल बी 2 डिफरेंट कंपनीज, 2 डिफरेंट सेपरेट लीगल एंटिटीज, राइट. अब जो रिलायंस लिमिटेड है, इसके बहुत सारे ऑफिसेज होंगे पूरे इंडिया में, तो वो सारे ऑफिसेज जो हैं वो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं, बस इतना याद रखो, ठीक है. तो अगर जो हमने 4 सेक्टर्स पढ़े, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, प्लस एक और है टेलीकॉम. ओके, सो ये 5 सेक्टर, अगर ये 5 सेक्टर आपस मतलब जो एक ही कंपनी है वो आपस में कुछ सप्लाईज कर रही हैं, विच इज़ डिस्टिंक्ट पर्सनस में अगर कुछ सप्लाई हो रही है, तो उस केस में इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए बिफोर. ऑफ कोर्स अभी मैंने बताया बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है. बिफोर और एट द टाइम, यहाँ पे आफ्टर की हमें रिलैक्सेशन नहीं दी है. बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग सच सप्लाई इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग सच सप्लाई वाज मेड. तो 2 कंडीशंस हैं. क्या क्या हमारे पास? अच्छा, सबसे पहले ये किस कैटेगरी के लिए है? इंश्योरेंस, बैंकिंग, टेलीकॉम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC. टेलीकॉम जो है, दिस टेलीकॉम इज नॉट देयर फॉर दैट 45 days रिलैक्सेशन. ओके, उसमें सिर्फ 4 है, लेकिन इसमें टेलीकॉम भी है. अगर इन 5 सेक्टर में से अगर वो कंपनी रिलेट करती है, तो इसमें अगर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन की सप्लाईज हो रही हैं, दैट टू टैक्सेबल सप्लाई, नॉट एग्जेम्प्ट. टैक्सेबल सप्लाई तो मेरी कंडीशंस हो गई. सबसे पहले इन सारे सेक्टर्स में से होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है. सेकंड कंडीशन, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए. थर्ड कंडीशन, डिस्टिंक्ट पर्सन्स होने चाहिए, ठीक है. तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तीनों क्यूमुलेटिवली, स्पेसिफिक सेक्टर होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, एंड डिस्ट्रिक्ट पर्सन की सप्लाई होनी चाहिए. इस केस में टैक्स कब इशू हो जाना चाहिए? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग सच सप्लाई इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस केस में, उस टाइम पे, या फिर बिफोर एक्सपायरी ऑफ दैट रेलिवेंट क्वार्टर इन विच सप्लाई वाज मेड, ठीक है. सो लेट्स से अगर मेरी कोई सप्लाई हुई है, लेट्स से आज मतलब सर्विसेज दी हैं, टैक्सेबल सर्विसेज, ये स्पेसिफिक सेक्टर और डिस्टिंक्ट पर्सन में, करेक्ट. तो ये सर्विसेज हमने दी हैं लेट्स से 20 अप्रैल 2026 को, ठीक है.
अब इसका इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए, या तो जब ये सर्विस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी और ये क्वार्टर एंड हो उससे पहले पहले। क्वार्टर एंड कब होगा, 30 जून को, तो या तो 30 जून से पहले पहले इनवॉइस इशू हो जाए, या फिर जब ये एंट्री होगी बुक्स में, लेट्स से इसकी एंट्री होती है 10 अक्टूबर को, तो बताओ कब हो जानी चाहिए, 30 जून तक, बिकॉज इट इज या तो बुकिंग हुई है विच इज 10 अक्टूबर, और एंड ऑफ क्वार्टर विच इज 30 जून विच इज कूल। होप दिस इज ओके। नाउ हमने जैसे पढ़ा था कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में हमने देखा था कि इनवॉइस जो इशू होता है तो उसमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ा था। नाउ इस केस में हमारे पास कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी है। अच्छा, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या था कि मेरा जब वो सक्सेसिव स्टेटमेंट्स इशू हो रही हैं या फिर जब वो सक्सेसिव पेमेंट आ रही है उससे पहले, बिफोर और एट द टाइम, हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। नाउ अंडर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में डिफाइन नेसेसरीली, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स भी था वैसे डिफाइन, उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा था। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में स्पेसिफिकली लिखा है कोई सब सर्विसेज जो रेगुलरली सप्लाई हो रही है फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ। अगर 3 मंथ्स या उससे कम अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, लेट से आपने वाईफाई की सर्विसेज ली एंड पहले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि सिर्फ 3 महीने के लिए लेंगे, इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस सप्लाई। नो, कॉन्टिन्यूस सप्लाई तभी फॉल करेगा व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज इज ग्रेटर देन 3 मंथ्स, for a period exceeding 3 months. Okay, so now continuous supply of services के केस में जो हमारा इनवॉइस इशुएंस डेट है, इट इज लिंक्ड टू द डेट ऑफ पेमेंट बेसिकली। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो भी मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूँ, इफ द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज डिटरमाइंड अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो उस ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, चाहे पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई, इररिस्पेक्टिव, अगर मेरी आपके साथ कोई ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अग्रीड है तो उस ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से पहले पहले मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ओके, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अग्रीड ही नहीं है तो जब मेरे को आप एक्चुअल पेमेंट करोगे उससे पहले पहले मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और अगर जो मेरी पेमेंट है, ठीक है, वो किसी माइलस्टोन से रिलेटेड है, लेट्स से कि ये मेरा एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं आपके लिए एक बिल्डिंग बना के दूंगा, लंबी चौड़ी बिल्डिंग 20 फ्लोर की, बहुत लंबी है, ठीक है, 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनाऊंगा। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, 20 फ्लोर, अच्छा जस्ट थिंक अबाउट इट, 20 फ्लोर की बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स होते होंगे, प्लीज़ इग्नोर द ग्राउंड फ्लोर, ओके, ग्राउंड फ्लोर को छोड़ दो, ऊपर कितने फ्लोर्स होते होंगे? 20, मतलब सर ये कैसा क्वेश्चन है, 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, 20 फ्लोर, वेरी कॉमन थिंग, नो, 19। कभी भी बिल्डिंग्स में यूजुअली, नॉट कभी भी, सॉरी, यूजुअली एटलीस्ट इंडिया में एंड देयर आर वेरियस कंट्रीज, कभी भी बिल्डिंग्स में 13th फ्लोर नहीं होता बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज अनलकी। सो कभी भी नोटिस करना, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग में आप जाओगे ना, वहाँ पे 12th के बाद डायरेक्टली 14th फ्लोर, मतलब ऑफकोर्स द 12th फ्लोर के बाद जो नेक्स्ट फ्लोर होता है उसको 14th फ्लोर नेम दे देते हैं। व्हेन यू विल काउंट, इट इज़ लाइक 20 फ्लोर अगर है बिल्डिंग में तो नंबर विल बी 19 एक्सक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर। तो ठीक है, एनीवेज, नॉट रिलेवेंट फॉर योर जीएसटी एग्जाम ऑफ कोर्स। सो आपने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मैं आपके लिए एक बिल्डिंग बना के दूँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं 15 फ्लोर की बिल्डिंग बनाऊंगा। जैसे ही 5 फ्लोर कंप्लीट होंगे आप मेरे को 5 लाख की, नो बहुत कम बोल दिया, जैसे ही 5 फ्लोर कंप्लीट होंगे आप मेरे को 10 करोड़ रुपए दोगे। ठीक है, दिस इज़ फाइन आई थिंक, राइट। तो इसी तरीके से हर 5 फ्लोर कंप्लीट होने पे आप मेरे को 10 करोड़ दोगे और टोटल मेरे हो गए 30 करोड़ रुपए। ठीक है, नाउ इस केस में पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। तो नाउ जैसे ही वो इवेंट कंप्लीट होगा, अब ऐसा तो नहीं है ना कि इवेंट कंप्लीट हुआ और मैं कहूँगा 5 फ्लोर बन गया, ला अभी के अभी के अभी दो मेरे को, नो, ऑफ कोर्स पेमेंट में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट एज सुन एज दिस माइलस्टोन इज अचीव्ड, उसी टाइम पे मेरा ऑन और बिफोर दैट इवेंट मेरा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो नाउ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में 3 चीज़ें हैं। क्या मेरी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट से बता पा रहे हो? अगर आप बता पा रहे हो तो उससे पहले पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव पेमेंट कब आ रही है, इररिस्पेक्टिव।
जब वो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट राइज होगी मेरा इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट सर्टेनेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो जब एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट आप कर रहे हो मेरे को, उससे पहले पहले मेरे को इन्वॉइस इशू कर देना चाहिए। और अगर जो पेमेंट है इट इज़ लिंक टू कंप्लीशन ऑफ सम इवेंट, सम माइलस्टोन, तो बिफोर दैट माइलस्टोन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट मेरा इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वाईफाई का ले लेते हैं। आपने मुझसे वाईफाई सर्विसेज ली हुई हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आपको हर महीने लाइक लेट्स से मंथली 500 का रिचार्ज होगा और हर महीने आपको 10 तारीख तक मेरे को पेमेंट करनी होगी, इट इज़ द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। पहले ही अग्री हो गया, तो हर महीने 10 तारीख से पहले पहले मुझे इन्वॉइस इशू करना पड़े, मतलब हर अगले महीने मेरे को 10 तारीख से पहले पहले इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव आप पेमेंट 10 को करो 20 को करो, उसके लिए मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूँ, कुछ भी हो, दैट इज़ सेपरेट थिंग। 10 से पहले पहले मुझे तो इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी अग्री नहीं हुआ, मैंने बोला 500 का रिचार्ज है, ठीक है, और आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, एंड आपको पेमेंट आप अगले महीने कर देना 10-15 तक, मैंने ऐसे बोल दिया 10-15 तक पेमेंट कर देना। तो अब आप क्या करते हो, कभी 20 को पेमेंट कर दी, कभी 15 को कर दी, कभी 5 को कर दी, अपनी मर्जी से करते हैं, तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, मैंने कुछ प्रेशर ही नहीं डाला हुआ है, कर देना है यार, कोई नहीं, आराम से कर देना, ठीक है। बिजी हो गए, सीए की पढ़ाई कर रहे होगे, टाइम नहीं मिलता होगा, क्लासेस कंप्लीट करनी होती होंगी, रिविजन करनी होती होगी, कोई नहीं, राइट। तो आराम से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब जब आप मेरे को पेमेंट करोगे उससे पहले पहले मुझे इन्वॉइस इशू करना होगा, ठीक है। एंड थर्ड मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, इफ़ इट इज़ लिंक टू कंप्लीशन ऑफ सम इवेंट, तो उस इवेंट से पहले पहले आपको इन्वॉइस इशू करना होगा, मतलब मुझे इन्वॉइस इशू करना, आई एम द सप्लायर नॉट यू, या, ठीक है। एंड लास्टली एक और हमारे पास क्लॉज है कि अगर कभी भी कोई मेरी सप्लाई चल रही है, ठीक है, बीच में ही लेट से मेरी सप्लाई रुक जाती है, मैंने आपको बोला मैं आपके लिए पूरी बिल्डिंग बनाऊंगा, 7 फ्लोर कंप्लीट हुए और मैंने बिल्डिंग बनानी छोड़ दी, वही था, हर 5 फ्लोर के बाद आप मेरे को पेमेंट करोगे। 7 फ्लोर कंप्लीट हुए और फॉर एनी रीज़न हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एंड हो गया, हम लोगों ने डिसाइड किया बस अब आगे नहीं बनानी, आपने कहा बस 7 फ्लोर बन गए बहुत है, मेरे को आगे नहीं बनवाने फॉर एनी रीज़न, ठीक है। तो नाउ 5 फ्लोर तक का जो मेरा वो था लाइक इन्वॉइस इशू, इन्वॉइस होना था, वो तो जैसे ही 5 फ्लोर कंप्लीट हुए उससे पहले पहले इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए था। चलो 5 फ्लोर हो गए, अब इन 2 फ्लोर का क्या हुआ, ये जो 2 फ्लोर बच गए, अब इसका इन्वॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, बताओ। अब बाकी 10th फ्लोर की तो बारी ही नहीं आएगी, तो डोंट से कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना ही नहीं चाहिए, मैं तो भाई उससे पैसे लूंगा ना 2 फ्लोर के। तो ना इस केस में वो कहते हैं बिफोर और एट द टाइम दैट सप्लाई सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट सीज हुआ, बेसिकली जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ, जिस दिन या उससे पहले पहले मेरे को इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा, और टू दैट एक्सटेंट, सिर्फ उतने ही एक्सटेंट का जितनी की सर्विसेज मैंने सप्लाई किया टिल आर कॉन्ट्रैक्ट वाज एंडेड, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, इन केस ऑफ सेसेशन ऑफ सप्लाई सर्विसेज, सेसेशन इज कि कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, सीज हो गया, ठीक है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, पूरी सप्लाई नहीं हुई, पहली कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, इनवॉइस शुड बी इशूड एट द टाइम व्हेन सप्लाई सीजेस टू द एक्सटेंट सप्लाई मेड बिफोर सेसेशन। तो जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच एंड हुआ उस टाइम पे मुझे इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा, टू द एक्सटेंट सप्लाई हैज़ बीन मेड टिल दैट सेसेशन, जितनी मैंने अभी तक सप्लाई कर दी है। लेट से मेरा इवेंट होता कि मैं 10 फ्लोर के बाद ही आपको इन्वॉइस इशू करूँगा या आप मेरे को पेमेंट करोगे, तो 7 फ्लोर तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ, तो पूरे पूरे 7 फ्लोर का जो इन्वॉइस है वो मैं तब करता जब मेरी सप्लाई सीज टू एग्जिस्ट होगी, ठीक है। आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू यू। एक बार थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। Mohit Khanna and Sons is a firm of management consultant. Firm enters into contract with Spark on 1st September for providing consultancy services. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ continuous सप्लाई बोला है, नो, सिंपल बोला है, आप मैंने आपको अपॉइंट किया कि आप मेरे को कुछ कंसल्टेंसी दो, वन टाइम कंसल्टेंसी हो सकती है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है, बट जब तक कॉन्टिन्यूस स्पेसिफिकली ना बोला जाए प्लीज डू नॉट अज्यूम कंटिन्यूस। प्रोविजन ऑफ सर्विस गेट कंप्लीटेड ऑन 15 सितंबर, मेरी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कंप्लीट हो गई है, इनवॉइस कब इशू होना चाहिए, क्या ये एनबीएफसी है, नो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नो, बैंकिंग, नो, क्या ये इंश्योरेंस है, नो,
जब ये 4 नहीं है तो कब तक होना चाहिए? 30 दिन में, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ दैट सर्विस, राइट। तो 15 तारीख के 30 दिन में, तो 15 तारीख मेरे इसके हो गए सितंबर के, 15 तारीख अक्टूबर के, 15 अक्टूबर तक मेरा इन्वॉइस हो जाना चाहिए था। इन्वॉइस फॉर सर्विसेज इशूड ऑन 20 सितंबर, क्या टाइमली इशू हुआ है? यस। तो इस केस में क्या आएगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस 20 सितंबर, फर्स्ट थिंग आ गई मेरे पास। नेक्स्ट, सिंस इन्वॉइस इज इशूड, अच्छा वो लिख दिया, टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ। अब क्योंकि मेरे को पेमेंट की डिटेल्स नहीं दी तो इसलिए मैं डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस को ही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई मान। If in above example invoice is issued on 25th October, now timely issue नहीं हुआ invoice, ठीक है। अच्छा, this is the twist, now invoice कब तक issue होना था? Within 30 days, ठीक है। Please be active here। invoice कब issue होना था? 30 days में, 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर तक invoice issue हुआ नहीं, तो टाइम ऑफ सप्लाई कब अलाइज होगी? 15 अक्टूबर, राइट। क्योंकि 15 अक्टूबर तक इन्वॉइस इशू होना था, 15 अक्टूबर होनी चाहिए, करेक्ट। नो, अगर मेरा इन्वॉइस टाइमली इशू नहीं हुआ है उस केस में मेरी टाइम ऑफ सप्लाई राइज होगी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, नॉट द लास्ट डेट व्हेन द इन्वॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। वो होता था गुड्स में, यहाँ पे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो मेरी टाइम ऑफ सप्लाई 15 सितंबर को अराइज हो जाएगी, नॉट 15 अक्टूबर। दिस वुड बी, या सो 15 सितंबर बीइंग द अर्लियर देन रिसिट ऑफ पेमेंट। इन्होंने अज्यूम किया कि मेरी पेमेंट बाद में आ रही है। अगेन, जब तक स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि मेरी पेमेंट एडवांस में आ रही है, प्लीज अज्यूम कि पेमेंट बाद में आ रही होगी। दिस वुड बी सो इनवॉइस इज नॉट इशूड, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं नाउ। इलस्ट्रेशन, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम, अच्छा आई होप वो सब याद है सबको, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई, सो अगर मेरा इन्वॉइस टाइमली इशू हो रहा है तो अभी के लिए सिंपल टर्म्स में जनरल में कहता हूँ, अगर 30 दिन के अंदर अंदर इन्वॉइस इशू हो रहा है, डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस। 30 दिन में नहीं हो रहा तो मेरा हो जाएगा डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और फिर डेट ऑफ पेमेंट, जब मेरी क्रेडिट हुई बुक्स में या फिर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुई, विच एवर इज अर्लियर। अगर इन सब में डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो रिसिपिएंट ने अपने बुक्स में कब रिकॉर्ड करी है वो सर्विसेज, तब डिटरमाइन कर लेंगे। प्लस 1000 रुपये तक के लिए एक एक्सेप्शन है कि इट इज़ एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लायर कि इस 1000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई राइज होगी व्हेन द इनवॉइस टू दैट एक्सटेंट of such excess amount will be raised, correct। I hope all this is clear। and then invoice कब issue होना चाहिए? 30 दिन के अंदर अंदर, 45 days। इंश्योरेंस, बैंकिंग, NBFC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसके साथ अगर टेलीकॉम को डाल दे तो इस केस में टैक्सेबल सप्लाई हो रही है मेरी और डिस्टिंक्ट पर्सन की सप्लाई है, तो जब वो रिकॉर्ड हुई है या फिर एंड ऑफ दैट क्वार्टर विच एवर इज अर्लियर। कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केस में हमारा क्या होता है? अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मेरी डिटर्मिनेबल है तो बिफोर दैट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं है, डेट ऑफ पेमेंट। अगर पेमेंट मेरी किसी इवेंट से लिंक्ड है तो बिफोर दैट इवेंट। अगर मेरी सप्लाई सीज हो गई तो जिस दिन सप्लाई सीज हो गई उसी दिन मेरा इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए टू द एक्सटेंट जितनी मैंने सर्विसेज दी हैं टिल दैट सेसेशन। आई होप ऑल दिस इज क्लियर नाउ, गुड। नाउ टाइम ऑफ सप्लाई 6 मई को क्या हुआ? बुकिंग हुई कन्वेंशन हॉल की, सम अग्री हुआ 15,000, एडवांस आ गया, एडवांस 3,000। अच्छा, क्या ये एडवांस वो प्रोवाइजो में कवर होगा? नो, तो वो प्रोवाइजो का बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो 3,000 की जो मेरी सप्लाई है वो कब अराइज हो जाएगी? ऑन द डेट व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड, राइट। क्योंकि सर्विसेज मेरी बाद में प्रोवाइड होंगी, तो इन्वॉइस इशुएंस टाइमली हुआ नहीं हुआ वो तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि सर्विसेज बाद में है। मेरा जो पेमेंट है वो एडवांस में आ गई है, तो 3000 की टाइम ऑफ सप्लाई मेरी 6 मई को ही आ जाएगी। नाउ 15 सितंबर को फंक्शन हुआ, 15 सितंबर को फंक्शन हुआ तो सर्विसेज डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 15 सितंबर। इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? 15 अक्टूबर। 27 अक्टूबर टैक्स इनवॉइस इशू हुआ है, बताओ 27 अक्टूबर को कर रहे हैं सोते सोते। अब क्या होगा? क्या इनवॉइस टाइमली इशू हुआ? नो। तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। सो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस होगी मेरी 15 सितंबर। नाउ इसको अब हम ये देखेंगे कि इसकी पेमेंट कब आ रही है। पेमेंट तो मेरी और बाद में आ रही है, 3 नवंबर, राइट। तो अर्लियर ऑफ 15 सितंबर, 3 नवंबर, 15 सितंबर। 15 सितंबर मेरी टाइम ऑफ सप्लाई होगी 12,000 के लिए। 3,000 की तो मेरी ऑलरेडी पहले आ चुकी थी विच इज 6 में। देखते हैं एक बार।
सो 3,000 के लिए 6th में, 12,000 के लिए 15 सितंबर. होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, investigation shows that ABC and company carried out service of cleaning and repair of tank in an apartment complex for which apartment owner association showed a payment in cash on 4th April to them against work of this description. Dates of work are not clear from the records. ABC have not issued invoice or entered payment in books of account. Now, ABC and company carried out service of cleaning of tank for which apartment owner, तो ABC एंड कंपनी इज द सप्लायर, उसने सर्विसेज दी अपार्टमेंट ओनर्स को. ठीक है, अपार्टमेंट ओनर्स ने अपनी बुक्स में कैश पेमेंट दिखाई है 4 अप्रैल को. ठीक है, तो और ABC कंपनी ने ना इन्वॉइस इशू करा है, ना उसके बुक्स में पेमेंट आई है. तो क्या मेरे पास इन्वॉइस इशूस नहीं है? पहली दो चीज़ें कि इन्वॉइस टाइमली इशू है या इन्वॉइस नहीं हुआ, ये तो हटा दो. ना पेमेंट की भी डिटेल्स नहीं है. तो अब मेरा एक प्रोवाइजो था, एक रेजिडरी, कि अगर ऊपर के किसी भी क्लॉज में या सब सेक्शन में मेरी कवर नहीं हो रही सर्विसेज, तो उस केस में क्या होगा, जब रिसिपिएंट ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करी है. तो रिसिपिएंट ने कब करी है, यहाँ पे आ रहा है ना, रिसिपिएंट ने पेमेंट शो करी है 4 अप्रैल को अगेंस्ट दिस. तो 4 अप्रैल को उसने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो 4 अप्रैल विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के ऑफकोर्स मार्क्स होंगे, क्योंकि इस पूरी इलस्ट्रेशन में सिर्फ एक ही डेट अवेलेबल है, टाइम ऑफ सप्लाई. तो बट ऑब्वियस 4 अप्रैल ही होगी, बट इसका कभी भी हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे. हमें ऑफकोर्स एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इन्वॉइस इशुएंस डेट नहीं है, पेमेंट डेट नहीं है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सप्लायर. तो हमारा एक प्रोवाइजो है. प्रोवाइजो क्या कहता है कि जब कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो व्हेन इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट विच इज़ 4th अप्रैल, तो 4th अप्रैल हो जाएगी. ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑफ कोर्स. ठीक है, चलो क्विज टाइम नाउ. डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई एंड डेट ऑफ रिसिट ऑफ पेमेंट. डेट ऑफ रिसिट ऑफ पेमेंट भी निकालनी है हमें. ओके, सप्लायर इज धृति. अरे फिर धृति आ गया, कोई और नहीं मिलता है ना. प्रोवाइड्स टैक्सेबल सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज टू परमिंदर. ओके, फॉरवर्ड चार्ज में है तो रिवर्स चार्ज का केस नहीं है. धृति एंटरप्राइज इशूज इनवॉइस फॉर द सर्विस. इशू कर दिया इनवॉइस. ओके, अब ये देखेंगे टाइमली इशू हुआ है या नहीं हुआ. अच्छा ओके सॉरी, 4th करेक्ट. तो 4th मई को सर्विसेज दी गई. ठीक है, 12 मई को इनवॉइस इशू हो गया. क्या विद इन 30 डेज हुआ है? यस. तो हम May 12 ले लेंगे. एक तो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस. नेक्स्ट, परमिंदर इशूज अ चेक एंड रिकॉर्ड्स पेमेंट इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नाउ फॉरवर्ड चार्ज के केस में हम रिसिपिएंट ने कभी भी करी हो, मैं सप्लायर के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ मेरे बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट हुई और मेरे पास कब रिकॉर्ड हुई है. तो हम धृति देखेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे. धृति की June 1 को क्रेडिट हुई है और उसने रिकॉर्ड करी है 2 जून को. अर्लियर ऑफ दीज 3 डेट्स, सो डेट ऑफ रिसिट ऑफ पेमेंट कब होगी सबसे पहले? अर्लियर ऑफ दीज 2 डेट्स विच विल बी 1 जून. नाउ अब इसको कंपेयर करेंगे डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, तो May 12 मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर. कूल. ठीक है, ये हमने देख ही लिया है. कूल. नाउ आते हैं अब हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, प्लीज़ बी विद मी. गुड्स का थोड़ा ईजियर था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, थोड़ा सा हाई लेवल जाएगा, बट हम इसको आराम से करेंगे. नाउ सबसे पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवर्स चार्ज के केस में सप्लायर की लाइबिलिटी होगी क्या? नो, सप्लायर भूल जाओ, सप्लायर को टैक्स पे करना ही नहीं है. नाउ मैं सर्विसेज ले रहा हूँ आपसे, और इसका जो जीएसटी मैं जाके गवर्नमेंट को दूंगा. कैसे फुद्दू आदमी हो यार, मतलब तुम एक जीएसटी नहीं दे सकते, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने मेरे को दे दी. अब मेरे को गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, बताओ. मैं अब अपने स्टूडेंट्स को मैं टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाऊँ या मैं गवर्नमेंट के पास चक्कर लगाऊँ? बताओ. फंसा देते हो यार तुम लोग भी, कैसे काम करते हो. ठीक है, तो नाउ अब इस केस में सबसे पहले हमारे पास है डेट ऑफ पेमेंट. ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट अब कैसे डिटरमाइन होगी? अब रिसिपिएंट, सप्लायर भूल जाओ, मैं रिसिपिएंट हूँ. एज रिसिपिएंट मैं पेमेंट करूँगा, तो डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम माई बैंक अकाउंट,
या फिर डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन रिसिपिएंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड थर्ड, गुड्स के केस में क्या था, 31st डे, यहाँ पे है 61st डे। ओके, यहाँ पे इट्स 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, जहाँ पे सप्लायर इशू करेगा इनवॉइस। ठीक है, तो हम आगे अपने चैप्टर्स में देखेंगे। कुछ केसेस होते हैं रिवर्स चार्ज के जिसमें सप्लायर इशू करता है इनवॉइस, कुछ केसेस होते हैं जिसमें एज रिसिपिएंट मैं कहता हूँ भाई हाथ जुड़वा लो, तुमसे ना टैक्स पे होने को है, वो मैं कर दूंगा, ना तुम इनवॉइस इशू कर सकते हो, वो भी मैं कर दूंगा, तुम आराम से बैठ के बस खाओ, तुम खाओ, मेरे को सर्विसेज दो, खाओ, बस चुप रहो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, डेट जिस दिन दो केसेस, एक तो हमने देखा डेट ऑफ पेमेंट। नाउ अगर सप्लायर को मुझे इशू करना है इनवॉइस तो 61st डेट फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। ठीक है, लेकिन अगर मुझे खुद ही इशू करना है इनवॉइस तो डेट ऑन विच इनवॉइस इज इशूड बाय रिसिपिएंट। प्लीज़, अगर यार एक बात बताओ, सप्लायर ने इशू करा इनवॉइस, चलो मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, मेरे पास आने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं आज ही खुद ही इशू कर रहा हूँ इनवॉइस, तो ऑफ कोर्स मेरे को पता है ना कि टाइम ऑफ सप्लाई भाई आज इशू कर रहा हूँ, चलो इसका टैक्स पे करो गवर्नमेंट को और ख़त्म करो, मैं क्यों 60 दिनों तक रुकूंगा। मेक सेंस। सो सबसे पहले आ गया मेरा डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, सो डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड, मैं रेसिपिएंट हूँ, मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशूअर्स ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, then date of issue of invoice by the recipient in case where invoice is required to be issued by the recipient। ठीक है, वो अगर हमने देखा कि सप्लायर को कब करना होता है इशू इनवॉइस, वही विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, 45 days इन सर्टेन केसेस, एंड फिर कॉन्टिन्यूस सप्लाई देखा हमने, वो सब देखा। नाउ अगर एज अ रिसिपिएंट इफ आई हैव टू इशू इनवॉइस, व्हेन आई हैव टू इशू इनवॉइस वो हम बाद में देखेंगे। इफ एज एन रिसिपिएंट मेरे को सर्विसेज रिसीव हो रही है, मेरे को ही इशू करना है इनवॉइस, मैं अपने आप को, एंड एक्चुअली दिस इज़ द रियल ट्रूथ, मैं खुद को ही इनवॉइस इशू करूँगा। ट्रूली हम पढ़ेंगे आगे, बट दिस इज ट्रूथ, मैं खुद को इनवॉइस इशू करूँगा। ठीक है, तो उस केस में इनवॉइस मुझे कब इशू करना होता है, जिस दिन मुझे सर्विसेज रिसीव हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने आप को इनवॉइस इशू करना होता है। इसमें कोई 45 डेज किसी और चीज़ की एग्जाम्पशन नहीं है। जिस दिन इनवॉइस जिस दिन सर्विसेज रिसीव होगी उसके विद इन 30 डेज आई हैव टू इशू इनवॉइस। ठीक है, तो नाउ अगर मुझे खुद करना है इशू इनवॉइस, तो जिस दिन मैंने इनवॉइस इशू करा, ऑफ कोर्स कंपेयर्ड विद द डेट ऑफ पेमेंट, उससे मैं जब कंपेयर करूँगा तो मेरी टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी। नाउ अगर सप्लायर को इशू करना है इनवॉइस तो 61st डेट फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर कंपेयर्ड विद द डेट ऑफ पेमेंट, माय टाइम ऑफ सप्लाई विल राइज। ठीक है, आई होप ऑल दिस इज क्लियर। दिस इज इन नॉर्मल केसेस। नाउ रिवर्स चार्ज में थोड़े से एक दो और एडिशनल केसेस डिफाइन किए हैं जो अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये तो हमारा गुड्स में भी था कि अगर ऊपर डिटरमाइन नहीं हो पा रहा तो डेट जिस दिन मैंने अपनी बुक्स में सर्विस, मेरे को जो सर्विसेज रिसीव हुई हैं उसकी रिकॉर्डिंग जब करी मैंने अपनी बुक्स में, उसी डेट को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, जिस दिन एंट्री हुई मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस दिन मैं मान लूँगा टाइम ऑफ सप्लाई राइज हो गया। नाउ देयर इज़ वन एडिशनल केस, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। नाउ इसमें क्या है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज एज द नेम सजेस्ट, अभी बहुत सिंपल लेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। एसोसिएटेड एंटरप्राइज का सिंपल मीनिंग लेते हैं रिलेटेड पार्टीज, सिंपल अभी के लिए नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, अब वो रिलेटेड पार्टीज़ की कैसे डिटरमाइन होगा वो भी देखेंगे आगे क्लासेस में, आराम आराम से, हौले 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 हो जाएगा सिलेबस, हौले हौले। ठीक है, सो यहाँ पे हम एसोसिएटेड एंटरप्राइज के केस में देखेंगे, बाहर वाली कंपनी ने मेरे को कुछ सर्विसेज दी हैं। ठीक है, तो अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ मैंने बाहर दिए, नो, बाहर वाली कंपनी ने मेरे को कुछ सर्विसेज दी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हमेशा 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 रिवर्स चार्ज में फॉलो होगा, प्लीज़ रिमेंबर, हमेशा रिवर्स चार्ज में फॉलो होगा इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो मैंने कुछ इम्पोर्ट करी सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इस केस में जो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है वो कब अराइज होगा, डेट ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विस, जिस दिन
उसकी पेमेंट हुई, या फिर जिस दिन एज रिसिपिएंट मैंने अपनी बुक्स में एंट्री करी विच एवर इज अर्ली। ठीक है, या तो जिस दिन पेमेंट हुई उसकी, या फिर जिस दिन मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया विच एवर इज अर्ली। काइंड ऑफ सिमिलर टू द रेजिडुअरी केस, जिस दिन मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, बस इसको हम कंपेयर करेंगे डेट ऑफ पेमेंट से। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं अब एक दो। So, determine time of supply from given information. Assume service being supplied. Assume it is under reverse charge. Okay. Supplier ने issue करा है invoice. Supplier has issued invoice. ठीक है, तो 61st डे वाला क्राइटेरिया लगेगा। ठीक है, तो पेमेंट डिले हो गई और पेमेंट हुई है 21 अगस्त को। नाउ 4 मई को मेरी ने इशू कर दिया। 61st डे देखते हैं अब फॉलो करेगा। मई में मेरे कितने दिन बचे? 6 + 21, करेक्ट। 10 मई तक, और उसके बाद 21 दिन, क्योंकि 31 महीना होता है। मई हो गया, देन आ जाते हैं जून के पूरे 30 दिन, करेक्ट। तो ये टोटल हो गए 30 + 27 57 डेज। 57 डेज हो गए। ये हो गया 3 जुलाई। 3 जुलाई को मेरा 61st डे कंप्लीट हो गया। सॉरी, 4 जुलाई एक्चुअली। 3 जुलाई को मेरे 60 डेज कंप्लीट हो गए। 4 जुलाई को मेरा 61st डे कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 जुलाई कंपेयर विद अगस्त 21 विच इज अर्लियर। 4 जुलाई, सिंपल। अब तो एक्सपर्ट हो आप। नेक्स्ट देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। German company issues email informing its associated enterprise ABC Limited of the cost of technical service provided to it, which was recorded in ABC Limited books on May 1. ABC Limited transfers the amount. Okay. तो यहाँ पे जर्मन कंपनी, बाहर की कोई कंपनी है, जिसने एक ईमेल किया ABC को ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड। ठीक है, ABC की बुक्स में कब रिकॉर्ड हुआ? भाड़ में जाए बाहर क्या हो रहा है, मैं एज रिसिपिएंट देखूंगा। मेरी बुक्स में कब रिकॉर्ड हुआ है? इट इज़ रिकॉर्डेड इन फर्स्ट में। तो सबसे पहले मेरा आ गया फर्स्ट में। ना उसकी पेमेंट कब हुई है? पेमेंट हुई है 2 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर, फर्स्ट में। यही आंसर है। ठीक है, नाउ बस टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, मैं नहीं कर रहा बाद। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज कंप्लीट। जाओ। अरे सर, अभी तो आगे कुछ 13.4 लिखा हुआ है, सेक्शन में 13.4, 13.5, 13.16 है। मैं नहीं कर रहा सर, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं नहीं कर रहा। आराम से। क्या आपने 12.4 करा था? 12.4 क्या था? सप्लाई ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स, और वो था गुड्स के केस में। सेम सर्विस के केस में है। अगर वाउचर जिस दिन इशू हो रहा है उस दिन आइडेंटिफिएबल है, ठीक है, कि किसके अगेंस्ट रिडीम होगा, तो ऑन डेट ऑफ इशुएंस ऑफ वाउचर। अगर द सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल ऑन व्हेन द वाउचर इज इशूड, देन डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। ये देखो, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है एट दैट पॉइंट, डेट ऑफ रिडेम्पशन इन अदर केसेस। अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो है ये फाइनेंस एक्ट 2025 के थ्रू हट गया है। कुछ नवंबर या अक्टूबर के अराउंड ये इफेक्टिव भी हो गया था। नॉट रिलेवेंट फॉर यू। वाउचर्स का टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का सेपरेट सेक्शन है ही नहीं। वो नॉर्मली जो मेरे जनरल प्रोविजंस है नॉर्मल सप्लाईज वाले, उसी में डिटरमाइन होगा, गुड्स के लिए भी सर्विस के लिए भी। छोड़ दो इसको, इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम एक्ट, मतलब एक्चुअली, तो इसलिए मैं ये ना डिस्कस भी नहीं कर रहा। रेजिडुअल, अच्छा बताओ, रेजिडुअल सेक्शन क्या था? अगर कोई पीरियडिकल रिटर्न फाइल होनी है, ड्यू डेट ऑफ दैट रिटर्न। अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं होनी, इन अदर केसेस पेमेंट ऑफ एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। डेट ऑन विच पीरियडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, दैट मीन्स ड्यू डेट। ठीक है, बेटर ऑफ कोर्स इट इज़ रिकमेंडेड कि आप यही लैंग्वेज यूज़ करो, डेट ऑफ पीरियडिकल रिटर्न वेयर सच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। ठीक है, date on which such return is required to be filed. In any other case, date on which GST is paid. Perfect, हो गया। रेजिडुअल सेक्शन भी कवर्ड, सेम था। नेक्स्ट हमने देखा था 12.6 कि अगर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन की वजह से मेरे पे इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी अगर सप्लायर मुझसे रिकवर कर रहा है, तो इन केसेस में टू द एक्सटेंट ऑफ दिस इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी, मेरा टाइम ऑफ सप्लाई राइज होगा व्हेन द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। सेम यही पे है।
प्रोविजन फॉर टाइम ऑफ सप्लाई अगर कोई एडिशन वैल्यू और बाय वे ऑफ इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इट इज सेम इन गुड्स एंड सर्विसेज. सो डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू. ठीक है. सो ये पूरा उन्होंने कवर किया है. एक बार ना वो पढ़ लेते हैं लॉ. बस हो गया, लास्ट 10 मिनट्स एंड इट्स डन. लॉ पढ़ लेते हैं, एक बार डायग्राम देख लेते हैं एंड देन वी डन. इतना सारा लॉ पढ़ लिया आपने. देखो, सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग. ठीक है. सबसे पहले इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड. ओके. तो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस. ठीक है. और डेट ऑफ रिसिट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. वी बोथ नो कि डेट ऑफ रिसिट ऑफ पेमेंट कैसे डिटरमाइन होगी. डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, अगर इनवॉइस मेरा टाइमली इशू नहीं होता, इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन प्रिस्क्राइब्ड. और डेट ऑफ रिसिट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. करेक्ट. नेक्स्ट, डेट ऑन विच रिसिपिएंट शोज. सप्लायर ने कह दिया अब मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा, तो मैं कहूँगा जब रिसिपिएंट शो करेगा रिसिट ऑफ सच सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट. डेट ऑन विच रिसिपिएंट शोज द रिसिट ऑफ सर्विसेज in his books of accounts, a case where provisions of A or B do not apply. Correct. Then मेरा proviso provided that supplier of taxable service receives amount up to 1000. अच्छा एक बात बताओ, ये क्यों लिखा supplier of taxable service? Why not exempt service? ना, सर्विस तो कुछ भी हो सकती है, टैक्सेबल भी हो सकती है, एग्जाम्प्ट भी हो सकती है. वाई नॉट एग्जाम्प्ट? वाई नॉट ओनली? वाई ओनली टैक्सेबल? सोचो थोड़ा सा. क्योंकि एग्जाम सर्विस के केस में तो मेरी लाइबिलिटी नहीं आएगी, राइज होगी ना टू पे जीएसटी. सो टाइम ऑफ सप्लाई इज पॉइंट ऑफ टैक्सेशन. पॉइंट ऑफ टैक्सेशन से पता चलता है मेरी लाइबिलिटी कब अराइज होगी टू पे जीएसटी. एग्जाम सप्लाईज आर एग्जाम्प्ट एज द नेम सजेस्ट. देयर इज नो लाइबिलिटी टू पे टैक्स. सो इसलिए स्पेसिफिक उसके लिए कुछ नहीं बोला. ठीक है. सो नाउ where the supplier of taxable service receives amount up to 1000 rupees in excess of the amount indicated in the invoice. आज मैंने जो इन्वॉइस दिया उससे 1000 ज़्यादा है. टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट शैल एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर बी द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इन्वॉइस रिलेटिंग टू सच एक्सेस अमाउंट. रिपीट करते हैं इसको. सो सप्लायर of taxable service receives first receive किया उसने अमाउंट, सॉरी रिसीव किया उसने अमाउंट अप टू 1000. ओके. in excess of the amount indicated in the invoice. Okay. The time of supply for such excess amount shall at the option of supplier be the date of issuance of invoice pertaining to such excess amount. Very important. वो issuance of invoice की डेट pertaining to such excess amount. invoice तो मैं आज भी इशू कर रहा हूँ, लेकिन वो excess amount के लिए जब इशू होगा invoice फ्यूचर में, वो हो सकती है at the option of supplier. Good. Then ये सेम है. सप्लाई shall be deemed to have been made to the extent, जितना जैसे ही हमने इन्वॉइस इशू किया उसी दिन में मान लेंगे कि सप्लाई हो गई है. डेट ऑफ रिसिट ऑफ पेमेंट हमने देख लिया. डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर, या फिर डेट जो उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ. नाउ रिवर्स चार्ज के केस में डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट, या फिर जिस दिन डेबिट हुआ विच एवर इज अर्लियर. डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज. जैसे वहाँ लिखा होता है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, यहाँ पे लिखा है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज विच इज 61st day from date of issuance of invoice where invoice is required to be issued by the supplier. ये amendment आई थी actually around 1.5 or 2 years back. This was an amendment in the law कि अगर supplier को issue करना है invoice तो 61st date from date of issuance of such invoice, या फिर date of issue of invoice by the recipient जहाँ पे recipient is required. और रिसिपिएंट को कितने दिनों में करना होता है? यूजली 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. गुड. नेक्स्ट, अगर किसी में भी अगर नहीं कर पा रहे तो जिस दिन रिसिपिएंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी फॉर सच सर्विसेज, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द रिसिपिएंट फॉर सच सप्लाई. नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर. सो क्या होता है, जैसे पहला प्रोवाइजो होता है तो वो होता है प्रोवाइडेड,
नेक्स्ट प्रोवाइडेड फर्दर, फिर उसके आगे प्रोवाइडेड फर्दर इस तरीके से लिखते हैं, इनके सप्लाई बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइज, जहाँ पे सप्लायर मेरा बाहर है, तो बाहर से मेरे को इंडिया में इंपोर्ट हो रही है सर्विसेज। टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन एंट्री हुई बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिसिपिएंट में, या फिर जिस दिन पेमेंट हुई, विच एवर इज अर्लियर। वाउचर के केस में डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है, डेट ऑफ रिडेम्पशन इन अदर केसेस अगेन दिस हैज बीन रिमूव्ड, इग्नोर। देन वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, देन टाइम ऑफ सप्लाई कब होगी, अगर पीरियडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, तो उस केस में डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, अदर केसेस में डेट ऑन विच द टैक्स इज पेड, ओके, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट, अगर कोई भी एडिशन हो रहा है वैल्यू में बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, देन उस केस में डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, डेट जब सप्लायर को वो एडिशन इन वैल्यू रिसीव होगा, दैट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसी डेट पे हमारी क्या होगी, ये टाइम ऑफ सप्लाई अराइज होगा। ठीक है, नाउ सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट कि मेरा इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, करेक्ट। सो मेरा जो इनवॉइस इशू होना चाहिए, क्या हमने देखा था कि सर्विसेज के केस में इनवॉइस इशू होना चाहिए 30 डेज में। देर आर सर्टेन सेक्टर्स जिस केस में हमारा कब होना चाहिए, 45 डेज में, एंड देन वो डिस्टिंक्ट पर्सन वाला, तो अब देखते हैं। सेक्शन में लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस शैल बिफोर, पहले भी कर सकता है, आफ्टर भी कर सकता है, सो बिफोर और आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस within a prescribed period, that period is prescribed under rules, okay, issue tax invoice showing this, then ये मतलब ऐसे ही है, अभी के लिए इसको इग्नोर करो। then registered person who is liable to pay tax under, so this is reverse charge, अगर रिवर्स चार्ज में मुझे टैक्स पे करना है तो मुझे इशू करना पड़ेगा इनवॉइस in respect of service who is not, wait, shall within the period as may be prescribed, उस पीरियड में मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ओके, जो प्रिस्क्राइब्ड है, एंड दैट पीरियड इज अगेन प्रिस्क्राइब्ड एज 30 डेज। ठीक है, देन कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में अगेन वही है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर असर्टेनेबल है तो इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए बिफोर सच ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, अगर असर्टेनेबल नहीं है तो डेट ऑन विच सच पेमेंट इज रिसीव बाय द सप्लायर, एंड अगर पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इन इवेंट तो बिफोर सच इवेंट हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। एंड सेसेशन के केस में इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम सच सप्लाई सीज टू एग्जिस्ट, such supply ceases, and invoice shall be issued to the extent of supply made before such a cessation. Then time limit for issuing invoices 30 days, 45 days in case of financial institution, NBFC, banking, insurance. ठीक है, then provided further by insurance, banking, financial institution, NBFC and telecom operator. अब इसमें और क्या था, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, एक मिनट देखते हैं, टैक्सेबल सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन वाली होनी चाहिए, तो उस केस में मेरा इनवॉइस जो इशू होगा वो जब मेरी एंट्री हुई है और बिफोर एक्सपायरी ऑफ दैट क्वार्टर विच एवर इज अर्लियर। एंड ऑल्सो अगर कोई भी केस में मेरे को रिवर्स चार्ज के केस में मेरे को अगर इशू करना है इनवॉइस दैट इज रिसिपिएंट को, दैट शुड बी 30 डेज, ये रहा 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट, राइट, perfect. So this is the end of our chapter, time of supply is completed, goods का हमने लास्ट क्लास में देखा, नाउ हमने सर्विसेज का देखा, एक बार क्विकली हम चार्ट रन थ्रू कर लेते हैं। सो सर्विसेज के केस में इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम, तो डेट ऑफ इशू इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट विच इज क्रेडिट कब हुआ और बुक्स में कब रिकॉर्ड हुआ, विच एवर इज अर्लियर, अगर टाइमली इशू नहीं हुआ इनवॉइस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, अगेन डेट ऑफ पेमेंट, रिकॉर्डिंग या फिर क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, अगर इन दोनों में असर्टेनेबल नहीं है तो रिसिपिएंट की बुक्स में जाएंगे कि रिसिपिएंट की बुक्स में कब एंट्री हुई है। कूल। रिवर्स चार्ज के केस में अब रिसिपिएंट की साइड से रिसिपिएंट ने अपनी बुक्स में पेमेंट कब रिकॉर्ड करी है और रिसिपिएंट के बैंक से कब डेबिट हुआ है, या फिर 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर अगर सप्लायर को करना था, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट, ओके, और ये इनवॉइस कब इशू होना चाहिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द
डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। अगर इन सब में असर्टेनेबल नहीं है तो रिसिपिएंट की बुक्स में एंट्री कब हुई है, ठीक है। और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का अगर केस है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है बेसिकली, एसोसिएटेड एंटरप्राइज जहाँ पे सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उस केस में डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ रिसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। वाउचर्स के केस में डेट ऑफ इशंस ऑफ वाउचर, अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है नहीं है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर इग्नोर करो। देन अगर पीरियडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, देन ड्यू डेट ऑफ सच रिटर्न। अगर इन अदर केसेस डेट ऑफ टैक्स पेमेंट, और अगर कुछ भी एडिशन वैल्यू से रिलेटेड है तो डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। Woohoo! All done. Time of supply of goods done. Time of supply of services done. Now in next video हम बहुत quickly टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों को डायग्राम से एक बार क्विकली रन थ्रू करेंगे, एंड देन इसके थोड़े से डिफरेंसेस समझेंगे। लाइक इट विल बी अ क्विक रन थ्रू, लाइक 15-20 मिनट्स में विल रन थ्रू द एंटायर चैप्टर ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, एंड इफ़ यू रियली enjoyed the video and if you found it useful, please share it with your friends, let them also learn through this video. We'll meet in the next video with a new topic and new concept. Till then, goodbye. Thank you.